लर्नर्स कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल फाइन एंड ऑफ कोर्स प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जामिनेशन। गाइज वी हैव नो मोर टाइम। दिस इज सोनिया, वेलकम बैक टू एनएस इंग्लिश अकेडमी। लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक फेमिनिज्म बेस्ड ऑन, मैंने आपको 10 स्टेटमेंट्स ऑलरेडी इन माई लास्ट वीडियोज वी हैव डिस्कस, यू गाइज कैन सी हियर। ये सभी स्टेटमेंट्स हमने डिस्कस किए जिसमें पर्टिकुलरली आपको सिमोन द ब्योर, एलन शॉल्टर, कैट मिलेट, वर्जीनिया वुल्फ, बैटी फ्रीडन जैसे सभी फेमिनिस्ट राइटर्स के इंपॉर्टेंट वर्क्स हमने शेयर किए, एज वेल उनका एसोसिएटेड क्राइटेरिया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टेटमेंट नंबर 11। राइट, आज की वीडियो में हम लोग स्टेटमेंट नंबर 11 से डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली यू गाइस कैन सी हियर, सो लेट्स स्टडी स्टेटमेंट। शॉल्टर फेजेस ऑफ फेमिनिज्म इंक्लूड feminine, feminist and female. Now this is right statement. Now let me clear why it is right and what is the major facts that you really need to just memorize, right? So in my last video I have already discussed about Ellen Sholter. Now let's revise again. ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं। इनफैक्ट इन्होंने विमेंस राइटिंग के डेवलपमेंट को 3 फेजेस में डिवाइड किया है, राइट? जो इनका राइटिंग है, मीन्स जो ये विमेन के लिए राइटिंग्स करती हैं, उनको बेसिकली इन्होंने डेवलप करने के लिए 3 फेजेस दिए हैं। सो फर्स्ट वी हैव फेमिनाइन, एंड द नेक्स्ट वन वी हैव फेमिनिस्ट, एंड द थर्ड वन वी हैव फीमेल फेज। अभी लेट्स टॉक अबाउट ईच वन। अभी जो इनका फर्स्ट फेज है दैट इज फेमिनिज्म, फेमिनाइन। ओके, तो ये आप देखेंगे दिस फेज गोइंग और ड्यूरिंग 1840, आई एम जस्ट मेंशनिंग हियर 1840 to 1880. सो दिस इज द फर्स्ट फेज बेसिकली, जहाँ पर इन्होंने फेमिनाइन फेज जिसे कंसीडर किया है, इन विच जो विमेन राइटर्स हैं, राइट, दे ट्राइड टू इमिटेट मेंस राइटिंग स्टाइल। आप देखेंगे उस पीरियड में जो इनका फर्स्ट, जिसे आप बेसिकली फेमिनाइन बोलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू एलन शॉल्टर उन्होंने ये वो फेज सजेस्ट किया है जिसमें जो बेसिकली आपकी राइटर हैं, जो विमेन राइटर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, वो किस तरीके से इमिटेट कर रही हैं मेंस राइटिंग स्टाइल एंड फॉलो कर रही हैं लिटरेरी ट्रेडिशंस को, राइट? तो उन्होंने ये भी बोला है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पर्टिकुलर फेज में, जिसे फेमिनाइन बोला है, पेट्रियार्टिकल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है फीमेल राइटर्स जो है कहीं ना कहीं इमिटेट करनी है उनके लिटरेरी ट्रेडिशंस को। होप यू अंडरस्टैंड हियर। नाउ द नेक्स्ट जो है बेसिकली वी हैव फेमिनिस्ट फेज, जो अकॉर्डिंग टू एलन शॉल्टर शी सजेस्टेड 1880 ड्यूरिंग 1920. सो दिस इज द सेकेंड फेज। और व्हाट अबाउट फेमिनिस्ट जो आपकी एलन शॉल्टर है, डिस्कस्ड अबाउट इट। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो वुमेन राइटर्स हैं उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। अब वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने अगेंस्ट मेल डोमिनेंस। तो यही सभी चीज़ें आपको सीक्वेंस में सेम मैनर यू मस्ट मेमोराइज, बिकॉज इट रियली हेल्प यू टू जस्ट आंसर टाइप ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। एज यू सी, आपका जो लास्ट पेपर आया था अभी यूजीसी नेट का, उसमें आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस मिले हैं। तो वो सभी क्वेश्चंस आपके इसी मैनर में अगर आप प्रिपेयर करेंगे अपने आप को टॉपिक वाइज, तो आपका क्लियर होगा। ओके, तो बेसिकली गाइज यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फेमिनिस्ट फेज है, दिस इज द सेकेंड फेज अकॉर्डिंग टू एलन शॉल्टर। तो यहाँ उन्होंने बताया कि जो वुमेन राइटर्स हैं, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट मेल डोमिनेंस एंड दे बिगन टू डिमांड राइट्स, इक्वालिटी एंड इंडिपेंडेंस। अभी पहले वो क्या कर रहे थे, सिर्फ वो इमिटेट कर रहे थे जो भी मेल राइटर्स थे। अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपकी विमेन राइटर्स है, दे डिमांड राइट्स। अब वो राइट्स के लिए डिमांड करने लगे, इक्वालिटी की बात करने लगे, एंड दे टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस। सो ऑफकोर्स आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो इस फेज में राइटिंग है, इट बिकेम अ टूल फॉर प्रोटेस्ट। तो इस फेज में आपका जो राइटिंग है वो क्या बन गया है, टूल फॉर protest. Hope you understand here. And the next phase we have female. Now let's talk about what exactly the meaning here, or the conceptual clarity regard एलन शॉल्टर। अभी फीमेल ये जो इनका थर्ड है, तो आप सबसे पहले टाइम को ध्यान में रखें, 1920 ऑनवर्ड आपने ध्यान में रखना है। ओके, तो 1920 ऑनवर्ड्स बेसिकली। अब यहाँ पर जो फेज़ है दैट इज़ द थर्ड फेज़। यहाँ इसको आप बोल सकते हैं मिच्योर फेज़। इट इज़ मिच्योर फेज़, यू गाइस कैन कॉल्ड इट। एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपन हियर, अब जो विमेन राइटर्स हैं, दे डोंट इमिटेट मैन और फाइट विद दैम। अभी वो क्या कर रही हैं, इंस्टेड दे सेलिब्रेट विमेनहुड।
अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, ऑफ कोर्स दे सेलिब्रेट विमेन हुड, ओके, सेलिब्रेट किया जा रहा है विमेन हुड को, एज वेल राइट अबाउट फीमेल एक्सपीरियंस इन देयर ओन वॉइस। अब वो फीमेल एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं डिनोट कर रही है अपनी राइटिंग्स के थ्रू, अपने खुद की वॉइस में वो अपने ही जो विमेन के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर रही हैं अपनी राइटिंग्स में। सो दिस इज़ द थर्ड फेज। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको तीनों फेजेस बता दिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, वी हैव डन इट। In fact we have just discussed about Ellen Sholters, okay, तो इन्हीं के रिगार्ड मैंने आपको बताया है, so hope you understand here। तो let's go ahead। 12 number statement we have, Mary Wollstonecraft's A Vindication of the Rights of Women was published in the 20th century। अभी आंसर देखिए इसका। नाउ दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, वाई, बिकॉज इट वॉज पब्लिश्ड इन 1792। लेट मी क्लियर अबाउट इट फर्स्ट। सो बेसिकली गाइज, अगर मैं आपसे मैरी वोllstonecraft के बारे में बात करूँ, वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमिनिस्ट राइटर्स में से एक हैं। सो बेसिकली इनका जो एसोसिएशन है, इट्स 18th सेंचुरी, नॉट 20th सेंचुरी शी बिलोंग्स एक्चुअली। तो बेसिकली इनका जो ये वर्क है दैट वाज 1792 पब्लिकेशन, अवर नेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, और इनका जो एसोसिएशन है इट इज़ गोना 8th सेंचुरी। तो मैरी वोllstonecraft लिखती हैं 18th सेंचुरी की इनलाइटनमेंट पीरियड में, राइट भाई। 18th सेंचुरी का इनलाइटनमेंट पीरियड व्हेन आपकी मैरी वोllstonecraft ने अपनी राइटिंग्स दिया, तो ये वो टाइम था जब रीजन, इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स को डिस्कस किया जा रहा था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन एटसेट्रा, राइट। सो इट इज़ द टाइम अबाउट। तो इनका जो ये बेसिकली वर्क है, विंडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792, तो इस पर्टिकुलर वर्क में इन्होंने वुमेन किस तरीके से रीजनिंग बीइंग है, मतलब कि वुमेन भी रीज़न को जान सकती है, सिर्फ मेल को ये एक राइट नहीं होता। तो कहीं ना कहीं शी टॉक्स अबाउट इट, एंड उनको भी एजुकेशन एंड इक्वल राइट्स मिलना चाहिए एज वेल। सिर्फ ब्यूटी और मैरिज तक लिमिट नहीं करना चाहिए वुमेन को, क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम क्या होता था, ओनली योर ब्यूटी एंड द मैरिज, दीज टू वर्क होते थे जो कि वुमेन के लिए प्रोमिनेंट कंसिडर किए जाते थे इन दी सोसाइटी। आई एम टॉकिंग अबाउट 18th सेंचुरी, और दैट जस्ट एक्सप्लोर बाय मैरी वोllstonecraft। तो वो यही बोल रही है कि ब्यूटी एंड मैरिज के अपार्ट उनको सिर्फ यही चीज़ नहीं कंसिडर किया जाना चाहिए कि विमेन इज़ द आप बोल सकते हो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सिर्फ मैरिज एंड ब्यूटी के लिए बना है। नो, उनको एजुकेशन, उनके इक्वल राइट्स, इन सभी चीज़ों को उनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि फ्रेंड्स फेमिनिज्म एज अ मूवमेंट गॉट पॉपुलर इन 20th सेंचुरी, भाई क्योंकि जो अगर मैं फेमिनिज्म इस पर्टिकुलर मूवमेंट की बात करूं, जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो 20th सेंचुरी में कहीं ना कहीं ये पॉपुलर हो रहा है। बट मैरी वोllstonecraft का जो वर्क था केम मच अर्लियर, यू कैन सी हियर 1792 द ईयर व्हेन इट वाज पब्लिश। एंड ऑफ कोर्स ये जो आपकी मैरी वोllstonecraft है और इनका जो ये टेक्स्ट है, इट कंसीडर फर्स्ट मेजर फेमिनिस्ट टेक्स्ट, दैट इज़ वाई शी इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ फेमिनिज्म। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैरी वोllstonecraft को हम मदर ऑफ फेमिनिज्म का कंसीडर करते हैं, और इनका जो ये टेक्स्ट है दिस कंसीडर फर्स्ट मेजर फेमिनिस्ट टेक्स्ट, ओके। सो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अ विंडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो हियर होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा व्हाट एग्जैक्टली द exact manner or explanation of this. Now let me go ahead. Number 13 we are now. Statement, Andrea Rich, compulsory heterosexuality and lesbian existence, critiques the male defined norms of sexuality. So देखिए overall ये statement right है, but how we can explain it, or how I can just suggest for you all in a simpler way. Let me go again. तो बेसिकली फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर अबाउट एंड्रेना रिच, जिनका टाइमलाइन वी हैव 1929 टू 2012, ओके। सो दिस इज़ द टाइमलाइन ऑफ एंड्रेना रिच, और ये आपकी अमेरिकन पोइट हैं, एसेइस्ट हैं, एंड ऑफ कोर्स फेमिनिस्ट थिंकर हैं। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फेमिनिस्ट वॉइस में कंसिडर की जाती हैं ऑफ 20th सेंचुरी। तो इनका बिलोंगिंग जो है कहीं ना कहीं 20th सेंचुरी से है। एंड ये जो आपकी एंड्रेना रिच हैं, शी बिगिन एज अ ट्रेडिशनल पोइट, राइट, एज ए ट्रेडिशनल पोइट इन्होंने स्टार्ट किया था, शी बिगिन, बट लेटर हर राइटिंग, जो इनकी राइटिंग्स थी, इट बिकेम स्ट्रांगली पॉलिटिकल, फेमिनिस्ट, एंड ऑफ कोर्स
शी फोकस ऑन वुमेंस आइडेंटिटी, उनकी बॉडी एंड सेक्सुअलिटी पर ये बेस्ड अपनी राइटिंग्स के थ्रू एक्सप्लोर करती हैं ये सभी थीम्स। अभी जो बेसिकली स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट है, यू गाइस कैन सी हियर। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी जो बेसिकली ऐसे है इनका, कंपल्सरी हेट्रोसेक्सुअलिटी एंड लेस्बियन एग्जिस्टेंस। कंपल्सरी हेट्रोसेक्सुअलिटी एंड लेस्बियन एग्जिस्टेंस, ये इनका 1980 में ऐसे आया था। इट वॉज वन ऑफ मोस्ट पावरफुल टेक्स्ट में कंसिडर किया जाता है मॉडर्न फेमिनिज्म में। एक पावरफुल टेक्स्ट है ये, जिसमें बेसिकली एंड्रेना रिच ने सोसाइटी में जो फोर्स वुमेन है राइट टू बी हेट्रोसेक्सुअल, यानी कि टू लव मैन एंड मैरी मैन, सिर्फ यही मेन कॉन्सेप्ट जो बिहाइंड दैम है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पे बोला है, इफ़ सोसाइटी ने ऐसा नॉर्म जो है कहीं ना कहीं क्रिएट किया हुआ है कि ये जो मतलब विमेन के लिए लाइक टू लव मैन और मैरी मैन, ये जो हेट्रोसेक्सुअल है, ये जो एक टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है, तो इसको सोसाइटी ने बना रखा है, बल्कि ऐसा नहीं है कि वो नेचुरल है। तो यहाँ पर इन्होंने यही बात कहा है कि जो वुमेन है, जो सोशली कंडीशन, जो बेसिकली वो डिपेंडेंट है इमोशनली, सेक्सुअली एंड इकोनॉमिकली। आपने देखा होगा वुमेन डिपेंडेंट है हमेशा अदर्स पर, इनफैक्ट मैं अगर क्लियर वर्ड में बोलूँ तो मैन पर। तो कहीं ना कहीं शी डिपेंड इमोशनली, सेक्सुअली एज वेल इकोनॉमिकली ऑन मैन। तो यहाँ पर वो यही कहती हैं कि नॉट बिकॉज इट्स नेचुरल, वो इसलिए नहीं है कि ऐसा नेचुरल है, बल्कि बिकॉज सोसाइटी हैज़ मेड इट कंपल्सरी, क्योंकि सोसाइटी ने इसको कंपल्सरी बना दिया है। इट इज़ नॉट नेचुरल थिंग। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने इसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात किया। यू कैन सी हियर, क्रिटिक किया है द मेल डिफाइंड नॉर्म्स ऑफ सेक्सुअलिटी, कि किस तरीके से जो मेल सेक्शन है उन्होंने जो एक डिफाइन किया हुआ है और बेसिकली इम्पोज किया हुआ है, कंपल्सरी बना रखा है सोसाइटी में, कि ये जो पर्टिकुलर नॉर्म्स ऑफ सेक्सुअलिटी है इट्स गोना डन बाय इन अ ट्रेडिशनल वे, जो भी मतलब होता जा रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने इसी चीज़ को ब्रेकआउट किया और उन्होंने यही कहा है कि इट्स नॉट नेचुरल, इट्स कंपल्सरी बाय, जो ये आपके मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उन्होंने इसको कंपल्सरी बना रखा है, बट अदरवाइज इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी, यू गाइज कैन लिव योर ओन लाइफ। तो यहाँ पर इन्होंने क्रिटिक किया है, आर्ग्यूमेंट दिया है कि जो मेल डोमिनेंट कल्चर है वो किस तरीके से डिफाइन करता है, राइट। तो ऑब्वियसली जो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने मतलब एंड्रेना रिच ने ये जो एक टॉपिक उठाया है पेट्रियार्टिकल कंट्रोल्स का ओवर वुमेन्स बॉडीज एंड डिज़ायर, तो वो कहती हैं इट्स अ नॉर्मल हेट्रोसेक्सुअलिटी। इसको उन्होंने क्या बताया, इट्स अ नॉर्मल हेट्रोसेक्सुअलिटी। होप यू अंडरस्टैंड हियर। और बेसिकली जो लेस्बियन एग्जिस्टेंस करके जो टर्म है, दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, यू कैन सी हियर, अगर मेंशन है तो लेस्बियन मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। लेस्बियन एग्जिस्टेंस बेसिकली टाइटल है आपके वो का इस वाले का जो ऐसे है आपके एंड्रेना रिच का। तो इस पर्टिकुलर ऐसे में इन्होंने लेस्बियन एग्जिस्टेंस करके टर्म को इंट्रोड्यूस किया है एज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, नॉट जस्ट सेक्सुअल बट ऑल्सो उसमें उन्होंने इमोशनल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल रेसिस्टेंस को भी, किस तरीके से मेल के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं, उन सभी को इन्वॉल्व किया है इस पर्टिकुलर लेस्बियन एग्जिस्टेंस में। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से ज़रूर से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। एज इसका जो नेम है लेस्बियन एग्जिस्टेंस, इसका मतलब है ब्रॉड कॉन्सेप्ट से, नॉट जस्ट सेक्सुअल, ओके, बट ऑल्सो इमोशनल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो ओवरऑल इस टर्म को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। और मैं आपको बता दूँ, कई बार एग्जामिनेशन में आपसे एग्जामिनर के थ्रू ये जो पर्टिकुलर इनका टर्म है इसको लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इनफैक्ट अभी भी बनता है। सो यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड एंड मेमोराइज दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड गिवन बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया, आपने किस वर्क में किया, ये सभी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपने अपने पास सस्टेन करके रखना है। इट रियली हेल्प यू व्हेन यू आंसर द क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट मी गो अहेड। तो बेसिकली फ्रेंड्स, लेट्स रिवाइज जूडिथ बटलर जिनका टाइमलाइन, जिनका बर्थ 1956, ओके, एंड ये बात आपको ध्यान में रखना है। एंड शी इज़ अमेरिकन फिलोसोफर और जेंडर थियोरिस्ट हैं। फेमिनिस्ट थियोरी, क्वेर थियोरी एंड कल्चरल थियोरी से इनका एसोसिएशन है। एंड ऑफ कोर्स बटलर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट थिंकर्स। तो बेसिकली पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट थिंकर शी इज़, ओके, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। अभी जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, लेट मी रीड फर्स्ट।
Judith Butler introduced the concept of gender performativity in Gender Trouble. तो देखिए जेंडर ट्रबल इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है 1990 ईयर ऑफ पब्लिकेशन, और इस पर्टिकुलर वर्क में इन्होंने जो ये टर्म है, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है जेंडर परफॉर्मेटिविटी, इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट. अभी लेट मी टॉक अबाउट इट. अब ये जो इनका वर्क है ना, इट आस्क्ड मेनी टाइम इन योर एग्जामिनेशन, ट्रस्ट मी. और आपको पता भी होगा अगर आप PYQ लगाते हैं तो देखिए आपको मैं बता दूं, जितने भी वर्क्स अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्होंने बॉडीज दैट मैटर, अनडूइंग जेंडर, ये भी वर्क इन्होंने लिखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. आपको इन दोनों वर्क का भी ध्यान में रखना है. बॉडीज दैट मैटर अपार्ट फ्रॉम जेंडर ट्रबल, और जेंडर ट्रबल का आपको सब टाइटल भी ध्यान में रखना है, फेमिनिज्म एंड द सब वर्जन ऑफ आइडेंटिटी. फेमिनिज्म, मैं इसका लिख देती हूँ यहाँ पर, फेमिनिज्म and the subversion of identity. This is the subtitle of gender trouble, and 1990 the year of publication. Apart from this, bodies that matter 1993 और undoing gender इनका 2004 में आया था. अभी इनके जो ये सभी वर्क्स हैं, इन सभी वर्क्स में इन्होंने जो बेसिकली मैंने अभी आपको वर्क सजेस्ट किए, इन सभी वर्क्स में इन्होंने क्वेश्चन पुट किया है कि हाउ सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है जेंडर एंड आइडेंटिटी, नॉट एज समथिंग नेचुरल बल्कि एज समथिंग परफॉर्म्ड एंड रिपीटेड. मतलब कि कोई भी चीज़ कब उसको आइडेंटिफाई और आइडेंटिफिकेशन मिलता है, एज इट परफॉर्म्ड इन सोसाइटी और एज इट रिपीटेड. आप देखेंगे जो फीमेल रहता है, ठीक है, जो छोटा बेबी होता है, फीमेल होती है, जो गर्ल चाइल्ड होता है, तो उसको ना शुरू से ही वो चीज़ें बतानी शुरू कर दी जाती है कि यू डोंट गो आउट, और जितना भी घर का काम है ये सब आपका है, आपको करना होगा. तो ये सब चीज़ें, ये जो मेंटेलिटी बच्चों के शुरू से ही उनके माइंड में जब वो ग्रो अप हो रहे होते हो, तो ये सभी चीज़ें क्या किया जाता है, उनको रिपीटेडली बताया जाता है, उनको परफॉर्म करने दिया जाता है कि नो, यू वियर दीज टाइप ऑफ ड्रेसेस, पिंक कलर इज़ योर एंड द ब्लू कलर इज़ फॉर बॉय. सो ये सभी चीज़ें क्या है, दीज आर दी परफॉर्मेटिव. ठीक है, रिपीटेड एक्शन है जो फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड से एक बच्चे के माइंड में मतलब कि इंडल्ज किया जाता है, जिससे कि वो कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट को जब वो अडल्ट होता है उसके माइंड में सेट हो जाए. तो यही चीज़ यहाँ पर इन्होंने बात किया है अपनी पर्टिकुलर बुक में. और अपार्ट फ्रॉम दिस, इनकी जो बुक है ना, बेसिकली क्वीर थियरी मूवमेंट, 1990s का जो क्वीर थियरी मूवमेंट है, कहीं ना कहीं वहाँ से एसोसिएशन है. और इन्होंने जितना भी ट्रेडिशनल फेमिनिज्म बात करता है उसको इन्होंने चैलेंज किया है, क्योंकि इनका मानना है जेंडर इज़ नॉट समथिंग यू आर, इट इज़ समथिंग यू डू. आप जो कुछ करते हैं उससे आपका जेंडर पता चलता है, ना कि आपका खुद का जेंडर क्या है. तो उन्होंने इसी पर बात किया है. और इन्होंने यही कहा है कि जो सोसाइटी है वो क्या एज्यूम करती है कि इफ़ समवन इज़ बायोलॉजिकली फीमेल तो शी मस्ट बिहेव लाइक अ वुमन. मतलब उसको सॉफ्ट एंड इमोशनल और बहुत ज़्यादा कैरिंग होना चाहिए, ऐसा ही तो मानना होता है हमारी सोसाइटी का. बट दीज बिहेवियर्स आर नॉट नेचुरल. वो कहती है ये सब नेचुरल थोड़ी है, ये तो हमें सिखाए जा रहे हैं, हमें परफॉर्म करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, या फिर हमारे माइंड को ऐसा कंट्रोल किया जा रहा है कि हम इन चीज़ों को परफॉर्म करें. राइट, सो शी टॉक्ड अबाउट इट. तो जेंडर की परफॉर्मेटिविटी पर ही इन्होंने बात किया है, और ये टर्म इन्होंने दिया है जिसका मीन्स है जेंडर इज़ नॉट अ फिक्स्ड आइडेंटिटी. राइट, जेंडर परफॉर्मेटिविटी का अगर मैं आपको एग्जैक्ट मीनिंग बताऊं, सो इट इज़ जेंडर इज़ नॉट अ फिक्स्ड आइडेंटिटी, इट इज़ समथिंग वी परफॉर्म. ये क्या है एक्चुअली, ये एक वो चीज़ है जो चीज़ें हम परफॉर्म करते हैं थ्रू आर डेली एक्शंस, हो गए हमारी गेस्चर्स, हो गए क्लोथ्स, हो गए हमारा बिहेवियर हो गया. मतलब आप सिंपली बोल सकते हो वी आर नॉट बॉर्न एज मैन और वुमेन, बल्कि वी बिकेम बाय एक्टिंग लाइक वन. क्योंकि वी आर जस्ट एक्टिंग लाइक women, so that's why I am women, and because he is acting like a man, so that's why he is man. तो this exactly they talk about, right? तो hope you understand here कि जो आपकी मतलब यहाँ पर जो ऑथर हैं, जो फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं, जुडिथ बटलर, जिनका एसोसिएशन पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट लिटरेचर से है, सो शी एक्चुअली टॉक्स अबाउट इन हर कॉन्सेप्ट जेंडर परफॉर्मेटिविटी. तो जितना मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया, होप कि आपके लिए एग्जैक्टली आप अब इजीली आंसर कर देंगे अगर आपको क्वेश्चन पुट होगा एग्जामिनेशन में. तो आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि मतलब अ रोल इन अ प्ले, आप देखते हैं ना कि थिंक ऑफ अ जेंडर लाइक अ रोल इन अ प्ले. मतलब आप एवरीडे लाइफ में देखेंगे कि लोगों
लोग किस तरीके से एक्ट करते हैं, उनका जेंडर बाय देयर क्लोथ्स, किस तरीके से वो पहनते हैं, उनकी टोन दे यूज़ करते हैं, हाउ दे बिहेव, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वो बता रही है कि इफ़ समवन स्टॉप्स परफॉर्मिंग दोज एक्शंस तो एक इल्यूज़न हो जाएगा जेंडर को लेके, तो वो ब्रेकआउट हो जाएगा। तो दैट्स वाई बटलर ने बोला है जेंडर इज़ नॉट बीइंग, इट इज़ डूइंग। ओके, होप यू अंडरस्टैंड हियर। और जेंडर परफॉर्मेटिविटी का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट और जो आइडिया दिया है अपने इस वर्क में, इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। नाउ लेट मी गो अहेड। नंबर 15 वी आर नाउ feminist theory exclusively studies Western women's experience. Is it right? No, it's wrong because it includes global intersectional पर्सपेक्टिव्स, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो आपकी फॉरेन और जो वेस्टर्न वेमेन है उन्हीं को एक्सपीरियंस नहीं किया जा रहा, ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबल इंटरसेक्शनल पर्सपेक्टिव्स को इंक्लूड किया जाता है फेमिनिज्म में। नाउ लेट मी क्लियर मोर अबाउट इट। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँ तो देखिए, आप देखेंगे अगर मैं अर्लियर फेमिनिज्म की बात करूँ या मैं ट्रेडिशनल फेमिनिज्म की बात करूँ, तो स्पेशली अगर मैं सेकंड वेव फेमिनिज्म की बात करती हूँ, मींस 1960s और 1980s का वो टाइम है जो सेकंड वेव फेमिनिज्म कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि फोकस किया जाता है मेनली ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ वाइट मिडिल क्लास वेस्टर्न वुमेन, उनको फोकस किया गया है सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में। लेकिन ग्रेजुअली आप देखेंगे जो फेमिनिस्ट हैं उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो वुमेन का एक्सपीरियंस है, वुमेन्स एक्सपीरियंस आर नॉट द सेम एवरीवेयर। भाई उन्होंने क्या रियलाइज़ किया जब उन्होंने वाइट मिडिल क्लास वेस्टर्न वुमेन को फोकस किया अपने इस मतलब क्राइटेरिया में, तो उन्होंने देखा कि फेमिनिस्ट ने ये रियलाइज़ किया कि जो वुमेन एक्सपीरियंसेस हैं आर नॉट द सेम एवरीवेयर। दैट्स वेयर ग्लोबल एंड इंटरसेक्शनल पर्सपेक्टिव केम इन। ओके, और आप देखेंगे ग्लोबल फेमिनिज्म में वुमेन जो बेसिकली अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज कल्चर एंड क्लासेस को बिलोंग करती हैं उनको कहीं ना कहीं इंक्लूड किया जाता है। इट अंडरस्टैंड दैट वुमेन इन इंडिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका या फिर आपका वेस्ट जो भी है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशंस। तो इसलिए सभी चीज़ों को यानी कि आप बोल सकते हो कि ग्लोबली सभी को अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज कल्चर एंड क्लासेस वुमेन को इंक्लूड किया गया है फेमिनिज्म में, राइट। सो हियर वी डिस्कस्ड इन अ simpler manner. Now let me go ahead. 16 we have statement Gayatri Spivak's essay Can the Subaltern Speak, most important 1988 publication, many time repeat in examination of your. सो बेसिकली डिस्कस करता है मार्जिनलाइज वेमेंस वॉइस इन पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट। दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट। अभी मैं आपको मोर क्लियर वे में बताने की कोशिश करती हूँ कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस इन अ प्रॉपर मैनर। तो बेसिकली फ्रेंड्स, गायत्री स्पाइवेक का जो ये ऐसे है कैन द सबाल्टर्न स्पीक, दैट वाज 1988 पब्लिकेशन, कंसीडर लैंडमार्क इन पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट थियोरी। तो बेसिकली अगर मैं पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट थियोरी की बात करूँ तो उसमें लैंडमार्क कंसिडर किया जाता है दिस इंपॉर्टेंट ऐसे बाय गायत्री स्पाइवेक। और बेसिकली जो गायत्री स्पाइवेक है इनका एसोसिएशन है इंडिया से, एंड इनका जो टाइम लाइन है इट इज़ 1942। बेसिकली कलकत्ता से शी बिलोंग्स और लिटरेरी थियोरिस्ट हैं, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक हैं, फेमिनिस्ट हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इनके 4 और 5 वर्क्स ध्यान में रखना है, उनकी क्रोनोलॉजी आपने अपने माइंड में सस्टेन करना है एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो लेट मी डिस्कस अबाउट जो बेसिकली यहाँ पर कैन द सबाल्टर्न स्पीक और किस तरीके से ये जो इनका वर्क है यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन किया है मार्जिनलाइज पीपल यानी कि सबल्टन्स, जो बेसिकली टाइटल भी है यहाँ पे सबल्टन एंड मार्जिनलाइज वुमेन, राइट। तो स्पेशली इन्होंने वुमेन जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ में है उनके बारे में इन्होंने क्वेश्चन पुट किया है कि कैन ट्रूली हैव अ वॉइस और बी हर्ड इन अ वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय कॉलोनियल एंड पेट्रियार्टिकल पावर। तो आप देखेंगे कि जो वुमेन है किसी भी आप पेट्रियार्टिकल पावर में देख लीजिए, तो वहाँ पर किसी भी सोसाइटी में आप देख लीजिए जो वुमेन है उसको वो अपॉर्चुनिटी दिया ही नहीं जाता है सो शी कैन वॉइस अपनी रेस कर सके। और अगर वो अपनी वॉइस रेस करती है तो जितना भी पावर जो होती है कंट्रोल उनको कहीं ना कहीं एनी हाउ उनको कर लेती हैं। तो यहाँ पर वो यही बता रही हैं कि जो बेसिकली मतलब जो पुअर वुमेन हैं, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली फ्रॉम लोअर क्लासेस एंड कास्ट की जो बेसिकली पुअर वुमेन है, आप देखेंगे उनको डबल ऑपरेस्ड किया जाता है।
एक तो इसलिए ऑप्रेस किया जाता है क्योंकि कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिश पावर की वजह से, एंड द सेकेंडली पेट्रियार्की यानी कि इंडियन मेल डोमिनेंस, राइट। आप देखेंगे जहाँ पर भाई एक तो वो विमेन है, क्योंकि वो विमेन है उसको ये सोचकर भी पेट्रियार्टिकल सोसाइटी में हमेशा उसको डोमिनेंस किया ही जाता है मेल से, राइट। और कॉलोनियलिज्म भी एक रीज़न बना जिसकी वजह से आपका जो एक वुमेन सेक्शन है वो कहीं ना कहीं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था या उनको दबाया जा रहा था, उनको ऑप्रेस किया जा रहा था। तो यहाँ पर उन्होंने यही चीज़ क्या कहा है स्पाइवेक ने। इनफैक्ट शी आर्ग्यू कि इवन व्हेन पीपल ट्राई टू रिप्रेजेंट द सबल्टन वुमेन, मतलब कि जैसा भी अगर मैं वेस्टर्न फेमिनिस्ट और इंडियन इंटेलेक्चुअल्स की बात करूँ तो आप देखेंगे कि क्या एक्चुअल में हम लोग उनके लिए बात करते हैं, क्या हम उनके साथ हैं। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट शी रेज अपने इस वर्क में। और बेसिकली इन्होंने सती का एग्जाम्पल भी दिया था, जो विडो जब हो जाती है लेडी तो उसको किस तरीके से बर्न कर दिया जाता था कॉलोनियल इंडिया में। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस पर भी बात किया है। एंड इनफैक्ट जो ब्रिटिश कोलोनाइजर्स थे वो किस तरीके से बोलते थे, वी मस्ट सेव ब्राउन वेमन फ्रॉम ब्राउन मैन, राइट। और इंडियन नेशनलिस्ट भी बोलते थे वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर ट्रेडिशंस फ्रॉम द ब्रिटिश। लेकिन बोथ दी केसेस में आप देखेंगे क्या एक्चुअली विमन जो एक विडो है, क्या उनके लिए किसी ने बात किया? नो वन टॉक्ड अबाउट दैम। तो यही चीज़ इन्होंने बेसिकली आपकी जो स्पाइवेक ने है इसी आर्गुमेंटेशन को दिया है अपने इस इम्पॉर्टेंट ऐसे में। और एग्ज़ाम में इट रियली आस्क्ड रिपीटेड manner. Okay, now let me go ahead. Now we are on number 7 statement. Shulamit Firestone, one of most important feminist writers में से एक है, argued for technological advancement to liberate women from biological reproduction. तो दिस इज़ राइट स्टेटमेंट। अब देखिए जितना भी फेमिनिस्ट राइटर, अभी जो हम 17 पर हैं, सो ओवरऑल आप लोगों ने यहाँ पर 12 नंबर्स ऑफ और 13 और 15 नंबर्स ऑफ आपको मैंने फेमिनिस्ट राइटर्स यहाँ सजेस्ट कर दिए होंगे, डिफरेंट नेम उनके, जो बेसिकली वी स्टडी इन लिटरेचर। इनफैक्ट जो आपसे एग्जामिनेशन में रिपीटेड फॉर्म में पूछी जाती है। रिमेंबर ये जितना भी स्टेटमेंट है बेस्ड ऑन आपके PYQs। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितना भी राइटर्स आ रही हैं, फेमिनिस्ट राइटर आ रही है, तो ये अपना अपना एक न्यू आइडिया लेकर आ रही है टुवर्ड्स दैट फेमिनिज्म कंप्लीट, जो आपका ये एक मतलब कि ब्रॉड टॉपिक है। तो इसी में इनका एक सबका अपना अपना एक आइडिया है। जैसे अगर मैं शुलामित फायरस्टोन की बात करूं तो ये किस तरीके से आ रही है, तो ये आर्ग्यूमेंट दे रही है कहीं ना कहीं थियोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेकर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेकर बात कर रही है। एंड लिबरेट वेमन, she just liberate women from biological reproduction. Okay, तो इनका जो क्राइटेरिया है इट इज़ एसोसिएटेड विद दिस। आपने सेकेंड थिंग क्या करना है, विमेन राइटर्स की जो फेमिनिस्ट राइटर आप स्टडी कर रहे हैं उनके जो वर्क आप देख रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज 2 थिंग्स आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि बेसिकली कौन सा आइडिया लेकर आपका कौन सा राइटर बात कर रहा है फेमिनिस्ट। जैसे कि जूडिथ बटलर, अभी मैंने पीछे आपको बताया किस तरीके से शी टॉक्ड अबाउट जेंडर परफॉर्मेटिविटी की, और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को भी दिया अपने जेंडर ट्रबल वॉक में। तो सेम मैनर आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ऑलमोस्ट मैं सभी आपको सजेस्ट करती जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। दैट्स वाई मेरी जो वीडियो है वो इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू कवर मिनिमम स्टेटमेंट्स, क्योंकि हम लोग डिटेल्ड मैनर में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। और अगर आप ये सभी 100 नंबर्स ऑफ, और बिफोर मेरा कुछ वीडियोज़ भी है जो मैंने अभी पीछे प्रीवियस वीडियोस का पार्ट है जो मैंने फेमिनिज्म कंप्लीट करा है इसी सेशन के स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम अभी दिसंबर में होने वाला है, उन्हीं के पर्सपेक्टिव से मैंने कंप्लीट करा है। तो 3 और 4 नंबर वीडियोस वो हैं, एंड यू जस्ट सी दीज कंप्लीट स्टेटमेंट हम लोग कर रहे हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं फेमिनिज्म से, आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिल जाए आप इजीली आंसर कर देंगे। इनफैक्ट आपकी फर्दर स्टडी में भी बहुत हेल्प करेगा जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट एंड क्लियर मैनर में मैं आपको सभी एस्पेक्ट्स इसके क्लियर करा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, जो आपको ओवरऑल हेल्प करने वाले हैं इन फर्दर एग्जामिनेशन ऑफ योर। ओके, अभी नाउ लेट्स टॉक अबाउट शुलामित फायरस्टोन के बारे में, लेट्स डिस्कस फर्स्ट। सो बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट है आपका और जो शुलामित फायरस्टोन है, तो इनका एसोसिएशन है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, रेडिकल फेमिनिज्म के साथ। तो आपको मैं बता दूं फ्रेंड, फेमिनिज्म में भी टाइप्स हैं, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म करके, उसे ज़रूर से देखिएगा। वहाँ पे आपको कुछ टाइप्स मिलेंगे और कौन कौन से आपके मेजर फेमिनिस्ट राइटर्स एसोसिएटेड हैं विच पर्टिकुलर
टाइप ऑफ फेमिनिज्म, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे शूलामित यहाँ पर इनका एसोसिएशन है रेडिकल फेमिनिज्म से, और मैंने ईच टर्म को एक्सप्लेन भी किया अपनी उस वीडियो में। ना मिले प्लीज़ कमेंट मी, आई विल सजेस्ट यू, आई विल टैग यू दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माइन, बट आपको मस्ट वॉच करना है इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डाइव इन टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ योर। ठीक है, तो शूलामित फायरस्टोन का एक वर्क आया है दैट इज़ द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर इनका जो एक वर्क है, हम इस पर है ना, या तो मैं यहीं पे फ्रेंड्स लिखती हूँ द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। ये इनका वर्क आया है 1970 में, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में रिपीट होता है कई बार। ओके, तो बेसिकली ये जो आपकी शूलामित फायरस्टोन है 1945 इनका टाइमलाइन है। ठीक है, और ये जो इनका वर्क है आपको इसको देखना है। कैनेडियन अमेरिकन फेमिनिस्ट हैं ये आपकी, कैनेडियन अमेरिकन फेमिनिस्ट एंड एक्टिविस्ट है, एंड वन ऑफ द फाउंडर कंसिडर की जाती हैं रेडिकल फेमिनिज्म में, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट 1960s, यानी कि लेट 1960s में आपका रेडिकल फेमिनिज्म कहीं ना कहीं ग्रो अप हो रहा है, और उसी का ये फाउंडर्स में से एक हैं आपकी शूलामित फायरस्टोन। एंड ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनका जो ये वॉक है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स द केस फॉर फेमिनिस्ट रिवॉल्यूशन, जिसका कंप्लीट टाइटल है द केस फॉर फेमिनिस्ट रेवोल्यूशन, 1940 बेसिकली 70 पब्लिकेशन है। और ये जो इनका बुक है, इन दिस बुक इन्होंने कंबाइन की है थ्योरी लाइक मार्क्सिस्ट थ्योरी, फ्रूडियन साइको एनालिसिस। इनफैक्ट विमेन का जो एक ऑपरेशन है कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने मार्क्सिस्ट थ्योरी और फ्रूडियन का साइको एनालिसिस थ्योरी को हेल्प लिया है, और उसको कहीं ना कहीं मिक्स करके इन्होंने पर्टिकुलरली एक्सप्लोर किया है विमेंस ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, तो जहाँ पर इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है कि जो बेसिकली विमेन का इनइक्वालिटीज़ उनके साथ होता है, इट स्टार्ट्स विद बायोलॉजी, यानी कि पेट्रियार्टिकल रिप्रोडक्शन से कहीं ना कहीं इसका जो है आप बोल सकते हो स्टार्टिंग हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेटमेंट में मेंशन है कि फ्रॉम बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यही इनका इंपॉर्टेंट थिंग है जिसके बारे में इन्होंने बात किया, और इनका मानना है, अपने ऐसे में इन्होंने एक्चुअली बताया कि वो कौन सा रूट है जिसकी वजह से जो विमेन है उसको ऑप्रेस किया जाता है। तो फर्स्ट क्लास डिवीज़न इन हिस्ट्री अगर मैं बात करूं बिटवीन मैन एंड विमेन, तो आप देखेंगे किस तरीके से बेस्ड ऑन है बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन। ओके, तो विमेन का जो एक एबिलिटी होता है किसी भी तरीके से टू बियर चिल्ड्रन मैड, ओके, दैम डिपेंडेंट टू मैन फॉर प्रोटेक्शन, फूड एंड सर्वाइवल। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे मेन किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है जो विमेन का एक रिप्रोडक्टिव जो फंक्शन है, राइट, उसको कौन बेसिकली कंट्रोल कर रहा है, मेन कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली जो फायरस्टोन है उन्होंने यही कहा है कि जो एक वुमेन होती है उसकी सबसे बड़ी एक जो गुलामी जिसे आप बोलते हो, या फिर जो एक उसका एक ऑप्रेस्ड जो कंडीशन है उसका बॉडी से एसोसिएटेड है। भाई वो सबसे ज़्यादा किससे, अगर मैं एक वुमेन की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा वो किस चीज़ से उसको सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हो ऑप्रेस किया जा सकता है, तो उसका अपना बॉडी, राइट, टू जस्ट वो क्या करती है, तो शी रिप्रोडक्शन फंक्शन लाइक प्रेगनेंसी में उसको किस तरीके से शी एक्चुअली कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल टू जस्ट बॉर्न अ बेबी। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि यहीं से स्टार्टिंग हो रही है आपकी पेट्रियार्टिकल की। अकॉर्डिंग मैं शूलामित आपको बता रही हूँ यहाँ पे, आई एम जस्ट नॉट गिविंग एनी स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनीबडी एल्स हियर। तो शूलामित फायरस्टोन अपने इस ऐसे में इसी पर्टिकुलर बात के बारे में बात करती हैं। तो उन्होंने बताया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्प कर सकती हैं विमेन को फ्री करने में फ्रॉम द बायोलॉजिकल लिमिट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो उसके बारे में इन्होंने बात किया है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो एक वुमेन है अपने आप को शी कंसीडर की कहीं ना कहीं उसको डिपेंड रहना पड़ता है, और बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन, तो इन सभी चीज़ों से अगर वो फ्री करना चाहती है खुद को, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसको हेल्प करेगी, और बहुत हद तक किया भी है। अगर आप आज के वो वर्ल्ड की बात करेंगे, इन टुडेज़ वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर इन्होंने अपने हिस्से में इसी पर्टिकुलर की बातें की है और कॉन्सेप्ट्स को उठाया है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी लेट मी गो अहेड। नाउ वी आर on number 18. See, statement we have Nivedita Menon is an Indian feminist theorist who wrote Seeing Like a Feminist. तो देखिए ये राइट है। अभी मैं आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में भी बता दूं क्योंकि दिस ऑल्सो आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ लॉ। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको निवेदिता के बारे में बताऊं तो निवेदिता मेनन
आपकी इंडियन फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं एंड राइटर भी हैं। आपको पता है शी टीच इन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU में पढ़ाती हैं न्यू दिल्ली में ये। एंड शी इज़ नॉन फॉर हर स्ट्रॉन्ग वॉइस। इन्होंने कहीं ना कहीं जेंडर स्टडीज़, फेमिनिज्म एंड पॉलिटिकल थ्योरी में अपनी आवाज़ को रेज किया है, अपनी वॉइस को। अपने मोस्ट पॉपुलर बुक सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट, जो इनका 2012 में पब्लिश हुआ है, 2012 में इनका ये बुक पब्लिश हुआ है। See, this is important, and she also translated feminist and political works into Hindi and writes in both English and Hindi. Both the languages में she wrote. In fact, she writes and translated also. तो आप अगर मान के चलिए ये जो आपकी मैनन है, इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी इंडियन फेमिनिज्म में एक है, और इनके इस वर्क को आपको ध्यान में रखना है, जो कि इनका कलेक्शन ऑफ एसेज है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ एसेज। ओके, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। एंड जिस पर्टिकुलर वर्क के अंदर इन्होंने मतलब कि जो इनका ये ऐसे कलेक्शन है, इसमें इन्होंने एक्सप्लेन यही किया है। सी का मतलब क्या होता है, देखना। तो द वर्ल्ड फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, आप कैसे देख सकते हैं, नॉट जस्ट अ थियोरी बट इन रियली जो आपका डेली लाइफ है, और इन लॉज फैमिली है एंड फैमिली है, पॉलिटिक्स है, तो उस नज़रिए से आपको देखना है लाइक अ फेमिनिस्ट। तो बेसिकली जो इनका ये टाइटल है ना, वो अपने आप में काफ़ी कुछ सिम्बोलाइज कर रहा है, यू कैन सी हियर। तो देयर इज़ नो नीड टू स्टडी इन डिटेल्ड मैनर, ओनली यू मस्ट नो ये जो मैनन है ये भी आपकी फेमिनिस्ट राइटर में से एक है। इनफैक्ट इंडियन फेमिनिस्ट थियोरिस्ट हैं ये, और इनका वर्क जो फेमस बेसिकली ऐसे ऑफ कलेक्शन है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव नंबर 19, सी फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म बिगन इन द विक्टोरियन इरा। अब ये देखिए रॉन्ग है, वाई? बिकॉज इट गैन monumentum during the second wave feminist movement in the 1960s and 70s. सी फ्रेंड्स, अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर कराऊँ तो आपको मैं बता दूँ कि जो ड्यूरिंग विक्टोरियन इरा मींस हम लोग बात कर रहे हैं 1837 टू 1901 की, क्योंकि जहाँ से मॉडर्न आपका इरा स्टार्ट हो जाता है लिटरेचर में। तो बेसिकली विक्टोरियन इरा में आप देखेंगे देयर वर अर्ली फेमिनिस्ट आइडियाज़ वर प्रेजेंट, लाइक वुमेन, आपको जो राइटर्स थी वो मैरी वुलिस्टोनक्राफ्ट थी, जो मदर ऑफ फेमिनिज्म जिसे हम कंसिडर करते हैं, जॉर्ज इलियट, एलिजाबेथ ब्राउनिंग, ये सभी फीमेल आपको राइटर्स दिखी ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर इरा, विक्टोरियन इरा। लेकिन फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म वहाँ पर एक डिस्टिंक्ट एकेडमिक में नहीं एग्जिस्ट करता था। ये चीज़ आप ध्यान के रखिएगा, क्योंकि विमेन तो थी राइटर्स, लेकिन उनका जो कंसर्न था इट इज़ नॉट टुवर्ड्स फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ओके, अगर मैं आपसे बात करूँ एग्जैक्ट मैनर में, तो बेसिकली ये जो मतलब काइंड ऑफ क्रिटिकल स्टडी जो है, लाइक फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है, स्टडी करना लिटरेचर को फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ विमेंस एक्सपीरियंस, जेंडर रोल्स एंड रिप्रेजेंटेशन के बारे में, इन सभी की स्टडी करना ही तो वी कॉल्ड फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब आप मान के चले कि जो बेसिकली टाइप ऑफ स्टडी है, यानी कि ये जो फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म टाइप ऑफ स्टडी है, इट स्टार्ट लेट 1960s टू 70s। ये बेसिकली आपकी स्टार्ट कब हो रही है, 1960s टू 70s आपकी स्टार्ट हो रही है सेकेंड वेव फेमिनिस्ट मूवमेंट से। सेकेंड वेव फेमिनिस्ट मूवमेंट बेसिकली स्टार्टिंग है ये। और ये आपका जो बेसिकली सेकेंड वेव फेमिनिस्ट मूवमेंट है, इसमें आपको एलन शोल्टर मिल जाएंगी, जिन्होंने लिटरेचर ऑफ देयर ओन दिया है 1977 में। कैट मिलेट आपको देखने मिल जाएंगी, सेक्सुअल पॉलिटिक्स जिन्होंने दिया है 1970। सेंड्रा गिलबर्ट एंड सूजन ग्यूबर आपको मिल जाएंगी, जिन्होंने इंपॉर्टेंट वर्क दिया है अ वुमन मैड वुमन इन द एटिक, जो 1979 बेसिकली पब्लिश हुआ है। तो बेसिकली इन्होंने थियोरी एंड मेथड्स को जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म वे भी स्टडी डेवलप किया है। तो ओवरऑल होप यू अंडरस्टैंड हियर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर 19 स्टेटमेंट ऑफ योर, और आपको क्लियर भी हो गया होगा। देखिए वीडियो ज़रूर से देखिएगा, फेमिनिज्म को अगर आप हाफ स्टडी करते हैं तो आपको कुछ हाथ नहीं लगने वाला। आपको इसकी 4 वेव्स स्टडी करनी है। वो कौन कौन सी वेव्स में कौन कौन सी आपकी की राइटर्स हैं जो एसोसिएटेड हैं, जो एक्टिव हैं, उन सभी का इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपको अपने यूट्यूब चैनल पर बता चुकी हूँ वीडियोस में। यू प्लीज़ कमेंट मी इफ़ यू नॉट गेट दीज वीडियोज़ ऑफ माई चैनल। अगर आपको मेरे चैनल से वो वीडियोज़ नहीं फाइंड आउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और ज़रूर से उन वीडियोज़ को देखिए, वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप लोगों के लिए ही वो बनी है, इनफैक्ट जो दिसंबर में एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स देने वाले हैं
उनके पर्सपेक्टिव मैंने ये कंप्लीट सीरीज़ निकाला है फेमिनिज्म का, बिकॉज फेमिनिज्म अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे ग्रेट मैनर में पूछा जा रहा है. इट डजेंट मीन कि पहले नहीं पूछा जाता था. अर्लियर भी एग्जामिनेशन में आपसे फेमिनिज्म पूछा जाता है, बट नाउ दे फोकस very much towards this topic of your. Okay, hope you understand here. Now let's go ahead. So guys, 20 statement we have. Kamla Das poetry is deeply rooted in the confessional and feminist expression. तो देखिए ये आपका राइट स्टेटमेंट है. अब देखिए कमला दास को जल्दी से रिवाइज कर लीजिए विद मी. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन इंग्लिश पोइट्स में से एक है आपकी. इनफैक्ट फेमिनिस्ट वॉइस भी इन्होंने कहीं ना कहीं दिया है अपने वर्क्स में. तो कमला दास जो है आपकी इंपॉर्टेंट है. शी बिलोंग्स टू केरला, right, and she wrote in English and Malayalam. These two languages she wrote. और under the pen name माधवी कुट्टी. आपने ये नाम भी याद रखना है, माधवी कुट्टी. ठीक है, मैं आपको सभी फैक्ट्स रिवाइज करा रही हूँ यहाँ पे. कमला सुरैया, बेसिकली उनका कमला दास का जो नाम था, फुल नाम कमला सुरैया. ओके, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. शी वॉज कन्फेशनल पोइट थी, क्योंकि वो अपनी राइटिंग्स में उन्होंने बहुत से ऐसे कन्फेशंस दिए थे विच इज़ रियली बिग डील टू जस्ट एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ रीडर्स. सो ओवरऑल आप देखेंगे शी कंसिडर कन्फेशनल पोइट्स में से एक कंसिडर की जाती थी. नॉन फॉर राइटिंग ऑनेस्टली, राइट. जितना भी एक फीमेल का डिज़ायर रहता है, लव, लॉनलीनेस, तो टाइप्स ऑफ टॉपिक पर ये अपना बेस्ट डिस्क्रिप्शन देती थी अपनी राइटिंग्स में कमला दास. और इनको द मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री भी कंसिडर किया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस आपने कमला दास की वो सभी वर्क्स देखने, इनकी पोइट्री कलेक्शन ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि टाइटल को लेकर आपसे क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग करने के लिए पूछा जाता है. लाइक समर इन कलकत्ता, द डिसेडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ओनली द सोल नोन हाउ टू सिंग, ये सभी इनकी पोइट्री कलेक्शंस है. इनकी ऑटोबायोग्राफी भी आपको ध्यान में रखना है, माई स्टोरी करके. दैट वाज 1976 पब्लिकेशन. मेनी टाइम आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर. ओवरऑल आपने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है. अभी नेक्स्ट मूव ऑन. यहाँ पूछा है द स्लोगन द पर्सनल इज पॉलिटिकल एमर्ज ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म. येस, इट इज़ राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन अ ग्रेट लेवल. बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो स्लोगन है द पर्सनल इज पॉलिटिकल, तो दिस एमर्ज ड्यूरिंग द सेकेंड वेव फेमिनिज्म, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी. तो ये राइट है, क्योंकि आप देखेंगे ये जो बेसिकली आइडिया था ये मॉडर्न फेमिनिस्ट थियोरी से लिया गया है. और ये जो फ्रेज़ है इसका मीनिंग है विमेन के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे कि उनका मैरिज, उनका डोमेस्टिक वर्क हो गया, उनका मदरहुड हो गया, जो भी उनका सेक्सुअल ऑपरेशंस है, दीज आर जो भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस है. और नॉट, उन्होंने बोला सिर्फ ये प्राइवेट मैटर्स नहीं है इस फ्रेज के अकॉर्डिंग, कि ये सिर्फ प्राइवेट मैटर्स नहीं है, बट आर शेप्ड बाय सोशल एंड पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर. कि इनको किसके थ्रू शेप किया गया है? पॉलिटिकल पावर एंड सोशल पावर के स्ट्रक्चर जो है उसके थ्रू इसको मतलब कि शेप किया गया है. तो ये इस पर्टिकुलर फ्रेज का मीनिंग यही है, जहाँ पे चैलेंज किया गया है बेसिकली ट्रेडिशनल जो एक डिवाइड था बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट स्फेयर्स, तो उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे चैलेंज किया गया. और ये दिखाने की कोशिश किया गया है कि जो पेट्रियार्टिकल ऑपरेट्स होते हैं विद इन द होम एज वेल इन पॉलिटिक्स, तो किस तरीके से वो फेमिनिस्ट मतलब यूज़ कर सकती हैं दिस आइडिया को, कि वो आर्ग्यू कर सके अपने इनइक्वालिटी को लेकर, जो एक सिस्टमैटिक एक शेप बनाया हुआ है सोसाइटी में, उसको चैलेंज कर सके. ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड हियर. और ये जो बेसिकली मतलब फ्रेज़ है जो द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल है, तो एज आई मेंशन हियर कि सेकेंड वेव फेमिनिज्म से एसोसिएटेड है, लेकिन ये थ्रू कैरोल हेंच, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे उनका नेम, जिनके थ्रू बेसिकली जिनके ऐसे में इट केम, कैरोल हेंच. ठीक है, इन्होंने 1969 में ऐसे दिया था, उसमें बेसिकली उन्होंने इस पर्टिकुलर फ्रेज को इंट्रोड्यूस किया है. राइट, होप यू अंडरस्टैंड हियर, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है. दैट्स वाई आई हैव डिस्कस्ड हियर. ओके, सो नाउ लेट्स गो अहेड. 22 statement we have. Sindra Gilbert and Susan Gruber authored the Mad Women in the Attic, which was published 1979. Okay, most important है और right statement है. अभी मैं let's आपको थोड़ा सा facts suggest कर देती हूँ regarding Sindra Gilbert and Susan Gruber. So friends, ये जो आपकी Sindra and Susan है, these two guy फ्रॉम अमेरिकन फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक्स हैं, ये आपकी स्कॉलर्स हैं बेसिकली, और बेस्ट नॉन है अपने जॉइंट वर्क जो इन्होंने दिया था, अ मैड वुमन इन द अटिक.
राइट। इंपॉर्टेंट है, 1979 में आया था। इनफैक्ट लैंडमार्क कंसिडर किया जाता है, लैंडमार्क टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है सेकेंड वेब फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। सेकेंड वेब, ओके, लिटरेरी जो बेसिकली क्रिटिसिज्म का पार्ट है फेमिनिस्ट, उसका ये बेसिकली लैंडमार्क टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है। और ये जो बोथ द राइटर्स हैं 19th सेंचुरी वुमेन राइटर्स हैं, जो बेसिकली जो 19th सेंचुरी के एक्चुअली जो शार्लोट ब्रॉन्टी, एमिली ब्रॉन्टी और आपकी जॉर्ज इलियट, मैरी शेली, ये जितनी भी 19th सेंचुरी की वुमेन राइटर्स हैं, नॉट एक्चुअली सेंड्रा एंड सूजन, इन दोनों ने जितनी भी 19th सेंचुरी की वुमेन राइटर्स हैं जिनके मैंने अभी आपको नेम सजेस्ट किए, जैसे कि आपकी शार्लोट ब्रॉन्टी हो गई, जॉर्ज इलियट हो गई, एंड आपकी ब्रॉन्टी सिस्टर्स, एमिली ब्रॉन्टी हो गई एंड मैरी शेली हो गई, तो इनका बेसिकली जो राइटिंग्स है, इन्होंने जो स्ट्रगल दिया है और राइटिंग्स दिया है लाइक मेल डोमिनेंट लिटरेरी ट्रेडिशन को, तो कहीं ना कहीं इन्होंने उनको स्टडी किया है एंड देन दे रॉट दिस इम्पॉर्टेंट वर्क द मैड वुमन इन द एटिक, जो इनका बेसिकली इंस्पायर्ड था, जो बर्था मैसन करके एक कैरेक्टर दिया था ना जैन एयर में, जो शार्लोट ब्रॉन्टी का वर्क आया था जैन एयर, तो उस पर्टिकुलर वर्क में जो बर्था मैसन जो प्रोटैगनिस्ट थी, तो उन्हीं से इंस्पायर होकर ये जो इनका वर्क है इट वॉज रिटन अगेन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर बर्था मैसन कैरेक्टर को उन्होंने दोबारा से अगेन दे हैव जस्ट इंक्लूड इन दिस राइटिंग्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो सप्रेस्ड इमोशंस एंड रिबेलियन दिखाया गया है, सिंबल है जो बर्था मैसन का, तो उसको कहीं ना कहीं इन्होंने अपने इस वर्क में इंक्लूड किया है। तो हियर आई डिस्कस्ड अबाउट और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था आपका। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा एसोसिएटेड है सेम द मैड वुमन इन द एटिक। तो इसमें बोला है कि एनालाइज करता है द वर्क्स ऑफ मेल ऑथर्स ओनली। इज इट राइट? एब्सोल्युटली रॉन्ग। वाई? बिकॉज इट एनालाइज फीमेल ऑथर्स जैसे ब्रॉन्टी हो गए, ऑस्टेन हो गए एंड इलियट हो गए, नॉट मेल ऑथर्ड। ओके, सो देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन हियर। अभी नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है बेल हुक्स फेमिनिज्म एम्फेसाइजेस रेस, क्लास एंड जेंडर इंटरसेक्शंस। तो जितना भी बेल हुक्स का राइटिंग्स है, क्या वो एम्फोसाइज करता है कहीं ना कहीं रेस, क्लास और जेंडर इंटरसेक्शंस को? भाई बेल हुक्स भी आपकी वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट राइटर्स में से एक है, तो ये राइट स्टेटमेंट है। अभी मैं कुछ फैक्ट्स आपको सजेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि बेल हुक्स के वर्क से भी आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे सजेस्ट करूँगी, ये जो बेल हुक्स है दिस इज़ द स्यूडोनेम नॉट रियल नेम, और इनका जो रियल नेम है दैट इज़ इन नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, आई हैव मेंशन देयर ग्लोरिया जीन वॉटकिंस। दिस इज़ द रियल नेम ऑफ बेल हुक्स। जो इनका बेल हुक्स है ये इनका एक स्यूडोनेम है एंड वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल फेमिनिस्ट थिंकर्स में से एक हैं, जिनका टाइमलाइन 1952 टू 2021 है। ठीक है, और इन्होंने इस पेन नेम को यूज़ किया है, आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है। अमेरिकन फेमिनिस्ट हैं ये, आपकी राइटर हैं, टीचर भी हैं एंड ऑफ कोर्स सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, राइट। और इनके वर्क्स में येस आपको रेस, जेंडर एंड क्लास मिल जाएगा देखने के लिए, क्योंकि शी ऑलवेज सो हाउ जो सेक्सिज्म, रेसिज्म मतलब और इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज़ है वो किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है। दैट्स वाई शी इंक्लूड or she combine race, gender and class in her writings. Hope you understand here. Or next thing is that she was one of the first feminists to talk about black women's experience. ये वो first आपकी writer हैं जिन्होंने, feminist writer हैं जिन्होंने of course raised the topic of black women experience. ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। और इनका जो एक इम्पॉर्टेंट वर्क है दैट इज़ एंट आई अ वुमन, ब्लैक वुमन एंड फेमिनिज्म पर बेस्ड ऑन है, 1981 में दैट वाज पब्लिश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बेल हुक्स इज़ द पेन नेम ऑफ ग्लोरिया जीन वॉटकिन। मैंने आपको बताया था दिस इज़ द रियल नेम ऑफ हर। एंड नेक्स्ट वी हैव 26 पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म ऑफन क्रिटिक्स इसेंशियलिस्ट नोशंस ऑफ वुमेनहुड। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से मैं आपको पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म सजेस्ट कर देती हूँ यहाँ पे। लाइक पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म जो है आपका डेवलप हो रहा है 20th सेंचुरी से। 20th सेंचुरी मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 1980s और 1990s का जो टाइम पीरियड है, इट इज़ कॉल्ड लेट 20th सेंचुरी। और पोस्ट फेमिनिज्म कहीं ना कहीं डेवलप्ड हो गया है। इट ग्रो आफ्टर द सेकेंड वेव फेमिनिज्म और आफ्टर दी सेकेंड वेव फेमिनिज्म बेसिकली। और यहाँ पर जो आप कुछ मतलब ऑथर्स देखेंगे लाइक
मिखेल फोको, जैक्स डेरिडा, जुडिथ बटलर, लुइस एरिगैरी, जूलिया क्रिस्तेवा एंड हेलन सिक्सेस जैसे आपको ऑथर्स मिल जाएंगे, की फिगर्स मिल जाएंगे ड्यूरिंग आपका जो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट कि इनका जो एक आइडिया रहता है टू राइट, तो ये कहीं ना कहीं रिजेक्ट करते हैं द आइडिया ऑफ वन सिंगल आइडेंटिटी ऑफ वुमन. क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं बात करते हैं कि जो बेसिकली विमन है, राइट, नो यूनिवर्सल विमन की ये बात करते हैं. मतलब है इनका कि जो अर्लियर फेमिनिज्म था वो कहता था कि विमेन आर ऑप्रेस्ड बाय मैन, ऐसा ही तो बोलते थे. लेकिन पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट क्या बोलता है, इट इज़ नॉट दैट सिंपल. वो कहते हैं डिफरेंट विमेन फेस डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस डिपेंडिंग ऑन वेयर दे लिव, दियर रेस, क्लास और सेक्सुअलिटी. तो एग्जैक्टली ये यहाँ पर बोलते हैं, आपने इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है. जो अर्लियर थे वो क्या बोलते थे कि विमेन आर ऑप्रेस्ड बाय मेन. लेकिन आपके जो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है वो क्या कहते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस डिपेंडिंग है कि कहाँ पर वो विमन रहती है, किस क्लास से बिलोंग करती है, किस रेस से बिलोंग करती है, उसके अकॉर्डिंग उसको ऑपरेशंस मिलता है. ओके. और कहीं ना कहीं ये लोग बात करते हैं कि जो जेंडर होता है वो नेचुरल नहीं होता, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड थ्रू लैंग्वेज एंड सोशल प्रैक्टिसेस. अभी हमने पीछे पढ़ा था ना. तो दिस इज़ द कहीं ना कहीं की आपका फीचर है ऑफ पोस्ट मॉडर्न जो आपका फेमिनिज्म है उसका. ओके. तो ओवरऑल मैं यहाँ पे आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ सजेस्ट कर रही हूँ. लाइक जेंडर परफॉर्मेटिविटी दिया जुडिथ बटलर ने अपने वर्क जेंडर ट्रबल 1990 में, जिसमें उन्होंने जेंडर की परफॉर्म के बारे में बताया, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन भी किया था. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि जो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं अपोज करते हैं इजेंशियलिज्म को. मतलब कि जो बिलीव करते हैं ना कि ऑल वुमेन शेयर द सेम एजेंस और नेचर, तो वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि एक्चुअली लिमिट वुमेन्स फ्रीडम. राइट. वो क्या कहते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि ऐसा बोला जाता था कि जो वुमेन होती हैं, लाइक जो अर्लियर बिलीफ था कि जो वुमेन होती है वो शेयर करती हैं सेम अपना जो उनका एक नेचर है, लाइक ऑल वुमेन आर नर्चरिंग, सभी वुमेन को नर्चर किया जाता था. लेकिन वो ये बोलते हैं कि लिमिट्स वुमेन्स फ्रीडम. ये जो एक्चुअली जो एक बिलीफ है एसेंशियलिज्म का, तो उसको इन्होंने अपोज किया आपके पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म ने, क्योंकि इनका मानना था कि जो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, फ्रीडम को लिमिट करता है, लिमिटेशंस कहीं ना कहीं वुमेन की बांधता है. तो दैट्स वाई दे अपोज इट. और एक रिचर फेमिनाइन आपने देखा होगा विच वॉज एसोसिएटेड विद हेलन सिक्सेस, फ्रेंच जो आपकी पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट हैं, लाइक हेलन सिक्सेस, राइट. और इन्होंने कहीं ना कहीं लैंग्वेज एंड राइटिंग्स के थ्रू वुमेन की जो लैंग्वेज और उनकी राइटिंग्स है उसको कहीं ना कहीं उन्होंने इनकरेज किया था, फेमिनाइन राइटिंग्स, उसी को तो उन्होंने एक रिचर फेमिनाइन बोला है. तो ओवरऑल आप देखेंगे यहाँ पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट सजेस्ट कर दिए, तो यू कैन जस्ट क्लियर दिस इन अ proper manner. Abhi, now let's move ahead. To guys, next statement we have black feminist thought is a key work by Patricia Hill Collins. तो देखिए मैं आपको पेट्रिका हिल कॉलिन्स के बारे में बता दूँ. ये आपकी अफ्रीकन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं और फेमिनिस्ट थियोरिस्ट हैं, जिनका टाइमलाइन है 1948 कॉलिन्स का. ठीक है, पेट्रिका की मैं बात कर रही हूँ. और वन ऑफ मेजर वॉइस में कंसिडर की जाती है ब्लैक फेमिनिज्म. ब्लैक फेमिनिज्म, ठीक है. तो ब्लैक फेमिनिज्म से इनका एसोसिएशन है. और ऑफ कोर्स ये फोकस करती हैं एक्सपीरियंस ऑफ ब्लैक वुमेन के जो द्वारा फेस किए जाते हैं, लाइक जेंडर बेस्ड ऑपरेशंस एंड रेशियल ऑपरेशंस जो भी वो फेस करती हैं ब्लैक वुमेन, तो उन्हीं को ये फोकस करती हैं अपनी राइटिंग्स में. और इनका जो एक मेजर वर्क है दैट इज़ ब्लैक फेमिनिस्ट, जो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, ब्लैक फेमिनिस्ट, जिसका सबटाइटल आपको मिल जाएगा नॉलेज, कंसाइंसनेस एंड पॉलिटिकल ऑफ एम्पावरमेंट. ये इनका 1990 सेम ईयर आपका पब्लिश हुआ है जब आपका जेंडर ट्रबल आया था जुडिथ बटलर का. ओके. तो सेम ईयर आया है और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इनका ये बुक है, जिसमें इन्होंने डबल ऑपरेशन की बात करा है. जैसे कि ब्लैक वुमेन है, जैसे आप देखते हैं ना दलित वुमेन है, जब हम दलित लिटरेचर स्टडी करते हैं तो उसमें आप देखते हैं ना कि किस तरीके से जो वुमेन होती है, दलित वुमेन जो होती है, वो डबल मतलब ऑपरेशंस को फेस ऑन कर रही होती है. वाई? एक तो वो दलित है, एक तो वो वुमेन है, इसलिए उसको मतलब एक्सप्लॉय किया जा रहा है. और सेकेंडली वो दलित में है, दलित लिटरेचर से एसोसिएटेड है, तो उसकी कास्ट के अकॉर्डिंग उसको किया जा रहा है. सेम हियर आप देखेंगे ब्लैक वुमेन में, तो ये लोग भी डबल काइंड ऑफ ऑपरेशन को फेस करती है. फर्स्ट इनका रेसिज्म जो बिकॉज ऑफ इनके कलर की वजह से, एंड नेक्स्ट दे सेक्सिज्म बिकॉज ऑफ दे आर वुमेन. तो ओवरऑल आप यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से मतलब स्ट्रगल किया जाता है डिफरेंट फ्रॉम वाइट वुमेन. तो ओवरऑल
इनका जो ये बुक है इसमें इन्होंने मतलब कॉन्सेप्ट दिया है मैट्रिक्स ऑफ डोमिनेशंस। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, लेट मी स्पेस, मैट्रिक्स ऑफ डोमिनेशन। तो ये बेसिकली इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है अपनी इस बुक में, इंट्रोड्यूस किया है आपकी कॉलिंस ने, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, जिस मतलब कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान में रखना है कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉलिंस, अपने वर्क में इन्होंने इसको मतलब इंट्रोड्यूस किया है, ओके। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको जितना मैंने यहाँ पे बता दिया इट्स गुड टू गो, राइट। अभी नेक्स्ट वी हैव फेमिनिस्ट थियोरी रिजेक्ट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म। देखिए एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि इट ऑफन री इंटरप्रीट्स, वो रिजेक्ट नहीं करती, वो उसको री इंटरप्रीट करती है ट्रेडिशनल टेक्स्ट को थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस। भाई अगर वो री इंटरप्रीट करेगा तभी तो उसके अंदर क्या क्या हम चेंजेस ला सकते हैं, कौन कौन सा मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, वो कौन सी कमियां हैं जिनको हम प्रॉपर मैनर में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप वो री स्टडी करके ही तो करेंगे उसको, जब आप री इंटरप्रेट करेंगे ओनली देन यू गाइस, ना कि उसको अपोज करके, ठीक है, या रिजेक्ट करके। तो आप देख सकते हैं दिस इज स्टेटमेंट रॉन्ग और हाउ आई हैव एक्सप्लेन इट। अभी नेक्स्ट वी हैव गर्डा लर्नर was a pioneer of women's history as a discipline। तो फ्रेंड्स शायद ही आपने इनको पहले सुना हो, गर्डा लर्नर। तो देखिए ये जो बेसिकली मतलब ऑथर है, ये ऑस्ट्रेलियन बोर्न अमेरिकन हिस्टोरियन है, ऑस्ट्रेलियन बोर्न है, और इनको कंसिडर किया जाता है फाउंडर ऑफ द अकेडमिक फील्ड ऑफ वुमेन्स हिस्ट्री। आप अकेडमिक फील्ड ऑफ विमेन हिस्ट्री की अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो मीन्स यहाँ पर ये जो बेसिकली आपकी गर्डा लर्नर है, ये हेल्प करती है मैक द स्टडी ऑफ विमेंस रोल। बेसिकली वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जो उनका एक्सपीरियंस रहा है, उसको रिकॉग्नाइज करने में पार्ट ऑफ हिस्ट्री, राइट। तो इनका यही रोल है एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। और इन्होंने कुछ वर्क भी लिखे हैं लाइक द क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की करके 1986 में आया है, द क्रिएशन ऑफ फेमिनिस्ट कंसाइंसनेस जो इनका 1993 में आया है। क्योंकि अभी इनके वर्क से क्वेश्चन नहीं आया, दैट्स वाई आई एम जस्ट नॉट सजेस्ट यू कि यू प्रिपेयर दीज, बट आपको ये नेम एटलीस्ट पता होना चाहिए और बेसिकली इनका क्या रोल रहा है फेमिनिस्ट राइटिंग्स में, तो उसके बिहाल्फ मैंने इसको इंक्लूड किया है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वी हैव Indian feminism began with post-colonial theorists in the 1980s. Is it right? देखिए wrong है because its root जो है go back to the 19th century reform movement. So इससे पहले का है, that's why there is no writing we show here. अभी next we have Mahashweta Devi stories often highlights the plight of tribal and oppressed women. राइट। महाश्वेता देवी की जो स्टोरीज़ हैं उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से शी एक्सप्रेस द प्लाइट ऑफ ट्राइबल एंड ऑप्रेस्ड वुमेन इन हर राइटिंग्स। तो एब्सोल्युटली राइट। अभी नेक्स्ट वी हैव ब्रेस्ट स्टोरीज इज़ अ ट्रांसलेटेड कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बाय महाश्वेता देवी। अभी लेट मी क्लियर अबाउट इट। वैसे तो ये राइट स्टेटमेंट है कि जो ब्रेस्ट स्टोरीज़ है इसको ट्रांसलेट किया गया है कलेक्शन को ऑफ स्टोरीज़ बाय महाश्वेता देवी। तो गाइज बेसिकली ये जो ब्रेस्ट स्टोरीज़ है इट्स अ ट्रांसलेटेड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज जिसे महाश्वेता देवी ने लिखा था। वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल फेमिनिस्ट पॉलिटिकल राइटर्स में से एक है आपकी महाश्वेता देवी, और इनका ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है ब्रेस्ट स्टोरीज, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, राइट। एंड अगर मैं आपसे ऑथर के बारे में बात करूं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि ये पावरफुल फेमिनिस्ट एंड पॉलिटिकल राइटर्स में से एक है। इनका जो एसोसिएशन है बंगाल राइटर है ये बेसिकली, एंड इनके जो वर्क्स है ना उसमें आपको देखने मिलेगा कि ये टारगेट करती है कहीं ना कहीं ऑपरेशंस ऑफ ट्राइबल, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं इंडिया की, स्पेशली में आदिवासी और जो दलित वुमेन है उनको ये टारगेट करती है अपनी राइटिंग्स में। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एंड शी रिसीव मेजर अवार्ड्स, इन्हें जनपित अवार्ड भी मिला है एंड रामन मागसे अवार्ड्स भी इनको मिला है। तो ओवरऑल शी वॉन प्राइजेज ऑल्सो। और इनका जो ये बेसिकली ब्रेस्ट स्टोरीज़ है ये ओरिजिनली बंगाली में लिखा गया था, जिसे इंग्लिश में आपकी गायत्री स्पाइवेक ने इसको ट्रांसलेट किया था 1997 में, राइट।
तो ये जो इनका इंग्लिश इसका ये फर्स्ट बंगाली में लिखा है, बंगाली में इसको ओरिजिनली लिखा गया है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन को बाय महाश्वेता देवी के थ्रू, एंड इट वाज ट्रांसलेटेड बाय आपकी जो स्पाइवेक है, स्पाइवेक ने इसको 1997 में ट्रांसलेट किया है इनटू इंग्लिश। ओके, जो बेसिकली आपका ये ब्रेस्ट स्टोरीज करके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। तो होप यू अंडरस्टैंड हियर। और इसमें आपको ना 3 स्टोरीज मिल जाएंगी जो सेंट्रल हैं कहीं ना कहीं, फीमेल बॉडी स्पेशली, मतलब जो टाइटल है उसको लेकर उसको सिंबल किया गया है किस तरीके से वो मदरहुड एंड एक्सप्लॉयटेशन का कहीं ना कहीं सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने मतलब ट्राइबल जो वुमेन्स हैं उनको कहीं ना कहीं टारगेट करके स्टोरी को नरेट किया है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। नाउ द नेक्स्ट वी हैव, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वी हैव स्पाइवेक ने कॉइन किया है टर्म स्ट्रैटेजिक एसेंशियलिज्म। तो देखिए ये राइट है, तो मैं आपको बता दूं इन दी 1980s पर्टिकुलरली आपका इनका जो एक ऐसे है, आई थिंक 1988 में इनका कैन द सबल्टन स्पीक आया था ना, तो उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने शी यूजेस और इन्होंने डिस्कस किया था जहाँ पर सबल्टन एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में। तो इन्होंने ये टर्म दिया था स्ट्रैटेजिक एसेंशियलिज्म, जिसका बेसिकली इन्होंने मीनिंग बताया कि कुछ समय के लिए अपना जो भी आपका एक कास्ट है, हर चीज़ अपने आप से जो तुम्हें अलग करती है दूसरों से, उस चीज़ को हटा दो और सभी लोग एक बन जाओ, एक कॉमन आइडेंटिटी को मतलब कि क्रिएट करो, बना लो, और फिर उसको एकजुट होकर किसी भी आप स्ट्रगल में लग जाओ तो यू सी हाउ मच पावर यू हैव। सो दिस एग्जैक्टली द कोर आइडिया ऑफ दिस स्ट्रैटेजिक एसेंशियलिज्म जो बेसिकली गायत्री स्पाइवेक ने दिया था अपने वर्क कैन द सबल्टन स्पीक, जो इनका 1988 में पब्लिश हुआ था, वेयर शी टॉक्ड अबाउट सबल्टन। सो हियर वी डिस्कस अबाउट इट। नाउ लेट मी गो अहेड। गाइज अब जितने भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो आपके बेस्ड ऑन है जो भी हमने पीछे, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि आपको पता भी है कि आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट ओनली टू द पॉइंट कंटेंट फॉर योर एग्जाम रिलेवेंस, जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दिलाते हैं। दैट्स वाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड रेस्ट ऑफ फेमिनिस्ट राइटर्स जो आपसे पूछे ही नहीं जाते एग्जामिनेशन में, तो मैंने उन्हीं को टारगेट किया है और उन्हीं पर बेस्ड ऑन आगे के स्टेटमेंट्स आपके फॉलो हो रहे हैं। लाइक यहाँ पर आपको जुडिथ बटलर्स के वर्क से पूछा है क्या वो डिनाइज करती है इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेटिविटी इन जेंडर। तो देखिए अभी मैंने आपको पीछे बताया कि इन्होंने इस बेसिकली टर्म को इंट्रोड्यूस किया है, नॉट फॉर डिनाइज। उन्होंने ऑफकोर्स इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया है, टू एम्फेसाइज। भाई कोई भी टर्म अगर कोई राइटर इंट्रोड्यूस कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ताकि वो उसको एम्फेसाइज कर सके। और अगर मैं जुडिथ बटलर की बात करूँ तो जेंडर परफॉर्मेटिविटी जो इन्होंने बेसिकली टर्म दिया था अपने जेंडर ट्रबल 1990 वॉक में, तो वेयर शी एक्चुअली एम्फेसाइज right after introducing this term. So here you clear about it. Abhi next we have Gender Trouble was published in 1990. This is a very simple and we all know about it. Alan Shorter's concept the female tradition एक्सप्लोर करता है विमेन की राइटर्स अक्रॉस हिस्ट्री। येस इट्स एब्सोल्युटली राइट, अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। फेमिनिज्म हैज़ नो रेलिवेंस टू कंटेम्प्रेरी लिटरेरी थियोरी। क्या फेमिनिज्म का कोई रेलिवेंस नहीं है? It's wrong. It remain one of the most influential critical lens actually. Next we have Lata Mani wrote on the role of women in the Sati debates. Yes, जो लता मानी है, तो गाइज ये जो आपकी लता मानी है ये भी इंडियन फेमिनिस्ट बेसिकली कल्चरल थियोरिस्ट में वी नो हर, एंड शी नोन फॉर एनालाइजिंग कॉलोनियल पावर एंड इंडियन पेट्रियार्टिकल बोथ किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं वुमेन्स की बॉडी को। तो उन्होंने बेसिकली इस फील्ड में इन्होंने वर्क दिया है और इन्होंने जो अपने फेमस ऐसे ऑन द सती डिबेट में बात किया था कि सती के बारे में। ठीक है, तो जो बेसिकली हिंदू कस्टम्स में आप देखेंगे कि जब विडो बर्न किया जाता है उसको हर सेल्फ ऑन हर हस्बैंड्स फनरल प्रेयर में, ठीक है, तो वो बेसिकली 1829 में जो उसको बैन कर दिया गया था आफ्टर राजा राम मोहन रॉय का जो रिफॉर्म बेसिकली एफर्ट्स आया था टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलरली जो एक ये कस्टम था इसको लेके। तो आप देखेंगे कि जो लता मानी है रॉट ऑन द रोल ऑफ वुमेन इन द सती डिबेट्स, तो एब्सोल्युटली इट इज़ राइट। मैंने आपको इनके बारे में भी अभी यहाँ पे सजेस्ट कर दिया। अभी नेक्स्ट वी हैव द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म फोकस ऑन डिजिटल। तो यस देखिए ये आपका राइट है, जो थर्ड वेब है यहाँ पे पूरा मेंशन नहीं है। जो थर्ड वेब था ना वो फेमिनिज्म का वो कहीं ना कहीं डिजिटलाइज है। ओके, और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आई हैव डिस्कस्ड इन अ ग्रेट लेवल, तो वो कहीं ना कहीं डिजिटलाइज्ड है। सो देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन नाउ। अभी नेक्स्ट वी हैव नो टर्निंग बैक बाय ईस्टल फ्रीडमैन इज अ कंप्रेहेंसिव हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म।
तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो आपकी ईस्टल फ्रीडमैन है, ये अमेरिकन फेमिनिस्ट हैं, और इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने ये जो वर्क दिया है नो टर्निंग बैक बाय ईस्टल, ओके, नो टर्निंग बैक ऑब्वियसली। तो ये इम्पॉर्टेंट वर्क कंसिडर किया जाता है आपकी फेमिनिस्ट टेक्स्ट में, ठीक है। तो आपने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, ओनली यू मस्ट नो अबाउट द टाइटल इटसेल्फ, ओके। अभी नेक्स्ट वी हैव फ्रेंच फेमिनिज्म फोकस हैविली ऑन साइको एनालिसिस एंड लैंग्वेज। येस, अगर मैं फ्रेंच फेमिनिज्म की बात करूँ तो वो साइको एनालिसिस और लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे हमने हेलन सिक्सेस को पढ़ा, ठीक है, इलगेरे को पढ़ा, लूस इलगेरे करके उनका नेम था। अभी मैंने पीछे लास्ट वीडियो में उनके बारे में डिस्कस किया था, तो 3 मैंने आपको सजेस्ट किए थे नेम फेमिनिस्ट, फ्रेंच फेमिनिस्ट राइटर्स के। मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा उन 3 नेम्स को, मैं बार बार आपको नहीं बताऊँगी। लेट्स मी जस्ट let's see what we have next. So guys, next we have जो इंडियन फेमिनिस्ट लिटरेचर है वो एड्रेस करता है ओनली अर्बन अलाइड वुमेन को? नो, इट ऑल्सो एक्सप्लोर रूरल, ट्राइबल एंड दलित वुमेन्स इशू। अब आपको क्या होगा, ये जो आप स्टेटमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं, इससे आपका एक लेबल है ऑफ दिस टॉपिक, इट गोना हाई। आपको प्रॉपर मैनर में इसके सभी एस्पेक्ट्स क्लियर होते जाएंगे इंडिविजुअली, आपको पता नहीं चलेगा आफ्टर सॉल्विंग दीज आर स्टेटमेंट्स। तो इन स्टेटमेंट्स को डेफिनेटली आप अगर एक बार सॉल्व कर लेते हैं, वीडियो भी अगर आप प्रॉपर मैनर में वॉच कर रहे हैं एंड यू जस्ट गो थ्रू ऑल दी थिंग्स जो भी मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, तो ट्रस्ट मी आपको इसी से ही अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। अभी फेमिनिस्ट थियोरिस्ट जैसे आपकी बीना अग्रवाल हो गए, देखिए ये इतने ज़्यादा आपसे पूछे नहीं जाते तो मैं इसको नहीं डिस्कस करूँगी। अभी आगे भी है फेमिनिस्ट थियोरी इज़ नॉट कंसर्न विद LGBTQ आइडेंटिटीज़। तो देखिए ये रॉन्ग है, क्योंकि क्वीर थियोरीज में आप देखेंगे इमर्ज एज एन एक्सटेंशंस एंड क्रिटिक ऑफ फेमिनिज्म। मैंने LGBTQ के Q प्लस के बेस्ड ऑन भी उस पर्टिकुलर वीडियोस में अच्छे से डिस्कस किया है, क्लैरिटी के साथ आपके साथ डिस्कस किया है। सो प्लीज़ यू गो एंड वॉच दैट वीडियोज ऑफ माइन। नेक्स्ट वी हैव इंटरसेक्शनैलिटी वॉज कॉइन्ड बाय किम्बरले क्रैंशो। येस, दिस इज राइट, एंड इनफैक्ट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलता है एग्जामिनेशन में। फेमिनिज्म एंड इको फेमिनिज्म शेयर, सॉरी लाइट डिस्कनेक्ट हो गया था, लेट्स स्टार्ट अगेन। फेमिनिज्म एंड इको फेमिनिज्म शेयर करता है कंसर्न्स अबाउट नेचर एंड पेट्रियार्की। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। अभी देख रहे हैं आप लोग कितना ईजी अब आपके लिए हो गया इन सभी स्टेटमेंट्स को सॉल्व करना। द टर्म फेमिनाजी इज अ फेमिनिस्ट टर्म। दिस इज रॉन्ग बिकॉज इट इज़ अ ड्रैगोटरी टर्म यूज्ड बाय क्रिटिक्स। तो ये आपका मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, फेमिनिज्म में मैं नहीं इसको इंक्लूड करूंगी। नेक्स्ट वी हैव फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ओनली अप्लाइज टू फीमेल ऑथर टेक्स्ट। क्या वो फीमेल ऑथर टेक्स्ट अप्लाई करता है? नो, इट कैन एनालाइज एनी टेक्स्ट थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस। बस उसको फेमिनिस्ट लेंस से लिखा जाना चाहिए, चाहे वो आपके मेल ने क्यों ना लिखा हो, ओके। नेक्स्ट वी हैव फेमिनिज्म इन लिटरेचर examine silence, absence and gaps in women's narratives. This is right. The Bell Jar by Sylvia Plath is a classic feminist novel. It is right. 1963 publication, if I'm not wrong, right? और important feminist text में consider किया जाता है. Next we have Helen Sixes. The Laugh of Medusa was published 24th century. No, it was published 1975. We have discussed about it. And the next we have transfeminism includes the experiences of transgender individuals within feminist discourse. This is right. हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, no need to explain here. And the next we have feminist revolutionist myth making reclaim ट्रेडिशनल मिथ फ्रॉम अ फीमेल पर्सपेक्टिव। तो देखिए फेमिनिस्ट जो, अगर मैं रिविजनिस्ट की बात करूँ तो वो क्या करते हैं, वो मिथ मैकिंग जो एक उसको रिक्लेम ही तो करते हैं, ट्रेडिशनल मिथ जो है उसको फीमेल पर्सपेक्टिव से। सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। एंड नेक्स्ट वी हैव द टर्म एंड्रोसेंट्रिसिज्म refers to male centered perspective. This is absolutely right and already have been asked in examination. तो इसी तरीके से आपके स्टेटमेंट्स आगे फॉलो होंगे। टाइम अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। नाउ आई एम एंडिंग माई वीडियो, नाउ आई एंड माई वीडियो हियर, और वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। और मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगी, और मुझे लगता है अभी फेमिनिज्म आपका इंक्लूडिंग दीज 2 वीडियोज़ ऑफ माइन एंड द पास्ट वीडियोज़, अभी फेमिनिज्म आपका फिनिश हो चुका है अकॉर्डिंग टू माई
पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपने क्या करना है, PYQs एंड मॉक टेस्ट सिर्फ इनके लगाने हैं, जो मैं आपको फर्दर वीडियोस में डेफिनेटली उसका प्रैक्टिस लेकर आऊँगी। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स। देयर इज़ लॉट ऑफ एफर्ट बिफोर ईच वीडियो ऑफ माइन, सो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करके जाइएगा आफ्टर वॉचिंग वीडियो, एंड कमेंट भी ज़रूर से दीजिएगा what you feel after watching video of my channel. And yes guys, if you not subscribe my channel, so do subscribe it and watch video with consistency, right?